Good morning everyone. Today we will start the first chapter of the chemistry, that is the matter in our surrounding. अभी तक हमने जो टॉपिक किया था उसमें आपने नोट डाउन किया कि हमने क्या किया था, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में फाइंड आउट किया था. हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ द मैटर आर देयर. तो हमने पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, और हमने एक डिफरेंस किया था. उस डिफरेंस के बेसिस पर आपने सारी प्रॉपर्टीज उसकी फाइंड आउट की कि सॉलिड कौन से होते हैं, लिक्विड कौन से हैं और गैसेस कौन से हैं, तो उनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर पाएंगे. तो हमने एक डिफरेंस किया था, उसी में सारी प्रॉपर्टीज भी आ गई थी. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर. अब क्वेश्चन आता है क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है. जैसे मान के चलो कोई सॉलिड है, वो क्या कर सकता है, अपनी स्टेट को चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, और लिक्विड किस में, गैस में, और रिवर्स भी हो सकता है. तो अगर हम मान के चलते हैं कोई सॉलिड है, क्या वो अपनी स्टेट चेंज करके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. आपने डेली लाइफ में नोट किया होगा. क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है बेटा. अगर हम इसको एग्जांपल को समझते हैं, अगर हमने आइस ली, अगर आप आइस को नॉर्मली क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, तो आइस क्या होती है, मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर के अंदर, लिक्विड के अंदर. तो आइस अगर हम देखें तो वाटर या लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. लेकिन अगर उसी वाटर को अगर हम रख देते हैं कुछ टाइम के लिए और कुछ टाइम के बाद चेक करते हैं, तो आप नोट करेंगे उसका अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है. तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में, जिसको हम क्या बोल देते हैं, गैस, या इसको हम बोल देंगे स्टीम. तो इसमें अगर हम बात करें तो मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है. तो क्वेश्चन आ जाए, इज मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट. यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस. क्या रिवर्स भी पॉसिबल है? क्या गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? डेली लाइफ में आपने नोट भी किया होगा कि होता है ऐसा. कैसे? जैसे प्रेशर कुकर है, उसमें अगर विसल आ रही हो तो हम क्या करें, ऊपर उसके सरफेस पे जहां पर विसल है, तो अगर उसके कांटेक्ट पे क्या लेके आते हैं, स्पून को, तो आप नोट करते हैं वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स गिरनी शुरू हो जाती है. तो इसका मतलब जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में. लेकिन क्या लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है. कैसे? अगर हम नॉर्मल डेली लाइफ में, जैसे भी गर्मियां स्टार्ट हो गई हैं, तो आप क्या नोट करेंगे कि हमें बर्फ की रिक्वायरमेंट होती है, आइस की रिक्वायरमेंट होती है. तो हम क्या करते हैं, हम लिक्विड लेते हैं, वाटर जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, जो फ्रीजर है हमारा उसके अंदर रख देते हैं. तो क्या नोट करोगे कि कुछ टाइम के बाद वो वाटर किस में, वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है. तो दीज आर द एग्जांपल्स बाय विच वी कैन से द मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर. अब आती है बात कि वो चेंज कैसे होता है, उसके पीछे फैक्टर कौन कौन से. तो उसी में से एक फैक्टर सबसे पहला हम ले रहे हैं, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ द स्टेट. कौन कौन से फैक्टर हैं? फर्स्ट फैक्टर वन इज द टेम्परेचर. अभी हम इसी पर फोकस करेंगे, इसके अलावा दूसरा फैक्टर भी है. अभी हम सिर्फ टेम्परेचर को लेके चलते हैं, तो टेम्परेचर को समझना है ध्यान से. अभी हमने यहां पर टेम्परेचर की ही बात की है. तो अगर मैं किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. इंक्रीज इन टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ध्यान से नोट कर लेना. तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर उसका इंक्रीज करना पड़ेगा. और किसी लिक्विड को अगर गैस में कन्वर्ट करना है तो अगेन क्या करना पड़ेगा, देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो स्टेट को चेंज किया जा सकता है. लेकिन अगर हम इसको रिवर्स कर दें, दैट मींस अगर हम टेम्परेचर को क्या कर दें, डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे तो क्या नोट करेंगे, तो रिएक्शन है या जो हमारी प्रोसेस है वो रिवर्स आनी शुरू हो जाएगी. और इस केस में भी अगर हम देखते हैं तो आप अगर फ्रिज में रखते हो तो क्या कर रहे होते हैं, हम उसका टेम्परेचर कम कर रहे होते हैं, दैट इज डिक्रीज इन टेम्परेचर. अब टेम्परेचर अगर हम देखें कम कर दिया जाए तो स्टेट चेंज हो सकती है. तो नेम द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ द स्टेट. अगर ये आता है तो आप क्या लिख के आएंगे, तो हम यहां पर बता सकते हैं द फर्स्ट फैक्टर इज द टेम्परेचर ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन से दैट स्टेट ऑफ द मैटर कैन बी चेंज. अब इसको हमने एक समझना है बड़ा ध्यान से. अभी तो आपको एक जनरल प्रोसेस बताई है, अब इसमें हम कुछ टर्म्स यूज करने वाले हैं, उन टर्म्स के नेम क्या होंगे और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें भी आने वाली हैं. तो फर्स्ट फैक्टर नोट कर लिया, टेम्परेचर है. अब इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. सबसे पहले इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर.
अगर हम इफेक्ट चेक करते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ द मैटर, और ये होता कैसे है। अगर आपको याद हो तो हमने जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो इसको बड़ा ध्यान से समझना है। अगर हम किसी सॉलिड को लेते हैं तो आप नोट करेंगे उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं। कैसे होते हैं? टाइटली पैक्ड, क्लोजली पैक्ड होते हैं। कहने का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस या स्पेस बोल देते हैं, बहुत कम होता है। और लिक्विड में देखें तो थोड़ा सा ज्यादा होता है, और गैसेस में देखें तो बहुत ज्यादा है। तो दिस वन इज द सॉलिड, दिस वन इज द लिक्विड एंड दिस वन इज द गैस। तो अगर हम यहां पर देखें, शायद विजिबल नहीं है, इधर नोट कर लीजिए गैस। तो जैसे हम पार्टिकल्स की अरेंजमेंट को देखें, तो अरेंजमेंट को देख के हम बता सकते हैं विच वन इज सॉलिड, विच वन इज लिक्विड एंड विच वन इज गैस। अब इसमें जो टेम्परेचर का रोल है वो क्या है? अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमें क्या करता है, दूसरी जो हमने एक टर्म आपको बताई थी जिसमें हमने वर्ड यूज किया था काइनेटिक एनर्जी। क्या वर्ड यूज किया था? काइनेटिक एनर्जी। क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? द एनर्जी पोजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। कोई भी चीज मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जो सॉलिड होते हैं उसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं? टाइटली पैक्ड होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब हम उसमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करते हैं। लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और गैसेस में तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये पॉइंट नोट करना। क्या बोला? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जितनी ज्यादा अगर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, इस पर बेस्ड आपने क्वेश्चन भी किया था, याद होगा कि हमने क्या कहा था कि जो हॉट सीजलिंग फूड होता है, जब हम खाना बनाते हैं किचन के अंदर, जब गर्म होता है तो उसकी फ्रेग्रेंस काफी दूर तक जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, काफी दूर तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर क्या रोल होने वाला है काइनेटिक एनर्जी का? तो जैसे हमने बताया कि सॉलिड को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो होता क्या है, जैसे ये मान के चलो हमारा पार्टिकल है, इस पार्टिकल की अभी जो काइनेटिक एनर्जी है वो नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो होगा क्या, ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट तो कर ही रहा है और ज्यादा वाइब्रेट करना शुरू करेगा, और जितना ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि इन दो पार्टिकल्स के बीच के जो अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, तो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। वही हमारा नेक्स्ट फैक्टर रहने वाला है जो हम बाद में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। अभी आपको सिर्फ टेम्परेचर पे फोकस करना है। तो टेम्परेचर बढ़ने पर हुआ क्या, इन पार्टिकल्स के बीच में जो क्या था, इंटर पार्टिकल स्पेस था, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकल क्या करेगा, अपनी एनर्जी को बढ़ाएगा, और ये भी बढ़ाएगा, वो भी बढ़ाएगा, तो एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाएंगे। और फिर स्टेट क्या होगी, डिपेंड करता है कि हमने टेम्परेचर कितना प्रोवाइड किया। अभी बताया था, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम इतनी ही एनर्जी प्रोवाइड करें या इतना ही टेम्परेचर इंक्रीज करें कि ये सिर्फ अपना सॉलिड से किसमें कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड स्टेट में। तो यही हमने किया। जब ये सॉलिड था तो हमने क्या किया, जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होनी शुरू हो गई, और ये किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड स्टेट में। जब ये लिक्विड स्टेट में है और हमने क्या किया, फर्दर इसको और एनर्जी अगर प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा बढ़ेगी, और इन पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम हो जाएगी, और ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन नहीं करेंगे, और एक दूसरे से, कहने का मतलब डिस्टेंस जो है मैक्सिमम हो जाएगा। और डिस्टेंस मैक्सिमम किस में होता है, गैसेस में। तो स्टेट चेंज होगी। तो अगर हम यहाँ पर लिक्विड में फर्दर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देन इट इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। अब फैक्टर समझ में आ रहा है कि कैसे टेम्परेचर अपना रोल प्ले करता है। अगर यही चीज हम वापस करते हैं, रिवर्स में आने की बात करते हैं, तो अगर हम किसी भी तरीके से उसके अगर टेम्परेचर को कम कर दें तो इसका मतलब इफ वी आर डिक्रीजिंग द टेम्परेचर देयर विल बी डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो मान के चलो ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, जब पास आएंगे तो उनके बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी और पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आ सकते हैं। तो जैसे हमने टेम्परेचर को डिक्रीज करना शुरू किया, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी स्टीम थी, स्टीम को जैसे हमने क्या किया, उसके टेम्परेचर को कम किया। कैसे कम किया, जैसे स्पून को टच करते हैं तो स्पून क्या करती है, उस स्टीम की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसकी एनर्जी कम हो जाती है।
अब एनर्जी कम होगी, कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज होने का मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो लिक्विड जो है वो दोबारा से फॉर्म होगा, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स की एनर्जी कम होने का मतलब देयर विल बी अ चेंज इन द स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड। अगर हम उसको क्या करते हैं, फ्रीजर के अंदर रख देते हैं, तो आप नोट करेंगे कि क्या होगा, फ्रीजर उसकी एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी और भी कम हो जाएगी। और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो स्टेट क्या होगी, दोबारा से फिर क्या आ जाएगी, सॉलिड स्टेट। तो इसका मतलब अब फैक्टर आपको क्लियर है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर, हाउ द टेम्परेचर चेंज द स्टेट बाय इंक्रीजिंग देयर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मोर विल बी द टेम्परेचर, मोर विल बी द काइनेटिक एनर्जी। इसी पर बेस्ड मैंने आपको बताया था कि डिफ्यूजन जो है वो हाईएस्ट होता है इन केस ऑफ गैसेस, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन फास्ट होगा, क्योंकि पार्टिकल को आपस में मिक्स होना है। लिक्विड में उससे कम होता है, सॉलिड में सबसे कम होता है। इसी पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी पुट किया गया था कि जो हॉट सिजलिंग फूड है उसकी स्मेल काफी दूर तक जाती है, लेकिन कोल्ड फूड की क्यों नहीं जाती है? क्योंकि जैसे आप उसको कोल्ड कर देंगे तो क्या होगा, उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे, और कम करेंगे तो इसका मतलब उसकी जो फ्रेगनेंस है वो काफी दूर तक नहीं जा पाएगी। और यही चीजें आपको नोट डाउन करनी है, नोट डाउन कीजिए बेटा। अभी हम जो करने वाले हैं दैट इज द कन्वर्जन ऑफ द स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस। अभी हमने बताया था कि इन जो प्रोसेस है इनके नेम क्या होने वाले हैं। अगर हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग। क्या बोलेंगे इसको? मेल्टिंग। अब आ जाता है इसमें हमारी डेफिनेशन डिफाइन मेल्टिंग। तो मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड। अगर किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं दैट इज वेपराइजेशन, और एक टर्म और यूज करेंगे उसके बारे में भी आपको बताएंगे, इवेपोरेशन। कई बार इसमें मैक्सिमम कंफ्यूजन रहता है कि क्या वर्ड यूज किया जाए, कब यूज किया जाए। अभी के लिए आपको जो प्रोसेस बताई है, द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? मेल्टिंग। और द कन्वर्जन ऑफ ए लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अगर हम रिवर्स में आते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाउ व्हेन ए गैस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अभी इनको डिटेल से करेंगे, लेकिन अभी आपको टर्म्स को समझना है सबसे पहले। और लिक्विड को जब हम सॉलिड में करते हैं तो सॉलिडिफिकेशन। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए बेटा, इनको दो टर्म्स हैं, इनको अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले सॉलिड व्हेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग, एंड व्हेन ए लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू गैस इज कॉल्ड वेपराइजेशन, एंड गैस व्हेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड अगेन इज कॉल्ड कंडेंसेशन, एंड लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू सॉलिड अगेन इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन। तो यहां से प्रूव क्या होता है कि जो मैटर है अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। और इसके पीछे फैक्टर भी आपको क्लियर हो गया। कौन सा फैक्टर है जो हमने बताया था? दैट इज द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जब भी हम स्टेट